नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन इतिहास में हमने मौर्य काल का टॉपिक पूरा कर लिया था। आज हम गुप्त काल की बात करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे गुप्त काल। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय इतिहास में गुप्त काल जो है इसको सवर्ण काल कहा गया है। भारतीय इतिहास का सवर्ण काल, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में सवर्ण काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति काफ़ी ऐसा विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सवर्ण काल कहा गया है। जैसा आपने पढ़ा था कि मगध पे मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश ऐसा पहला राजवंश है जिसने भारतीय राजनीतिक एकता की दृष्टि से भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारत में अलग अलग राजवंशों के द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन किया गया। मौर्य काल के बाद में गुप्त काल एक ऐसा काल है, गुप्तकालीन शासक ऐसे हैं जिन्होंने वापस भारत को एकता के सूत्र में बांधा और साथ में पड़ोसी विदेशी जो राज्य थे उनको भी जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो है इसने बृहदर्थ की हत्या की। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछे तो बृहदर्थ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की है। कौन से वंश स्थापित किया? शुंग वंश। शुंग के बाद में एक वंश आता है कण्व वंश। उसके बाद में आंध्र सातवाहन वंश आता है। आंध्र सातवाहन वंश जो है इसके शासक जो हैं वो अपने नाम के साथ में अपनी माता का नाम लगाते हैं। ये इनकी विशेषता है, अपने नाम के साथ में अपनी माता का नाम लगाते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम गुप्त काल में बात करते हैं कि गुप्त काल की उत्पत्ति जो है वो किन किन विद्वानों ने और किन किन स्रोतों से, किन किन श्रेणियों वर्गों से मानी है। तो इसमें आपको मत याद रखने हैं। कुछ ने ब्राह्मणों से गुप्तकालीन शासकों की उत्पत्ति माना है। कुछ ने क्षत्रिय कुल से गुप्त काल के शासकों की उत्पत्ति माना है। वैश्य और शूद्र, इसमें ब्राह्मणों से उत्पत्ति माना है हेमचंद्र राय चौधरी ने। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि गुप्तकालीन शासकों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, सुधाकर चट्टोपाध्याय, सुधाकर चट्टोपाध्याय, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये गुप्तों की उत्पत्ति मानते हैं। किन से? क्षत्रिय से। वैश्य वर्ण से गुप्तकालीन शासकों की उत्पत्ति माना है अल्तेकर, अयंगर, मिरासी, आर.एस. शर्मा। अल्तेकर, अयंगर, मिरासी, आर.एस. शर्मा कहते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति जो है, गुप्तकालीन शासकों की उत्पत्ति किस वर्ण से हुई है? वैश्य वर्ण से हुई है। ब्राह्मण वर्ण से उत्पत्ति किसने मानी? हेमचंद्र राय चौधरी ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। हेमचंद्र राय चौधरी ने गुप्तकालीन शासकों की उत्पत्ति जो है ब्राह्मण
वर्ण से माने हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एक बार एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति आरसी मजूमदार, सुधाकर चट्टोपाध्याय और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वैश्य वर्ण से उत्पत्ति मानी है अलतेकर, अयंगर, मिरासी और आरएस शर्मा। शूद्रों से उत्पत्ति केपी जायसवाल कहते हैं कि गुप्तकालीन शासकों की जो उत्पत्ति हुई है वो शूद्र वर्ण से हुई है। इसके अलावा हमें ध्यान में रखना है, इनके क्षेत्रों को लेकर के क्वेश्चन आता है कि गुप्तकालीन शासकों का क्षेत्र क्या रहा है। तो क्षेत्र में हम बात करें गुप्तकालीन शासकों की, तो क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, एक तो इनको बंगाल क्षेत्र से माना गया है, एक पूर्वी यूपी से माना गया है और एक इनको मगध का निवासी माना गया है। बंगाल से मानते हैं एलन, डीसी गांगुली और मजूमदार। एलन, डीसी गांगुली और मजूमदार जो हैं वो गुप्तों को बंगाल क्षेत्र का मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस पक्ष से असहमत हैं, इनकी बात से असहमत हैं। पूर्वी यूपी का माना है रामचंद्र गोयल ने। रामचंद्र गोयल जो हैं ये कहते हैं कि गुप्त जो हैं वो पूर्वी यूपी क्षेत्र से थे। इसमें याद रख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में श्री रामचंद्र का मंदिर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश का गुप्तों का स्थल किसने माना? रामचंद्र गोयल। तो रामचंद्र, श्री भगवान रामचंद्र का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश का गुप्तों से संबंध किसने बताया है? रामचंद्र गोयल ने। और ये जोधपुर के थे, राजस्थान के। कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। इसके अलावा हम बात करें मगध की, वायु पुराण व वैष्णो पुराण में इनको मगध क्षेत्र का निवासी बताया है। तो ये हमने इनका स्थल और इनके वर्ण की जानकारी पढ़ी। ब्राह्मण वर्ण से उत्पत्ति हेमचंद्र राय चौधरी, क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति आरसी मजूमदार, सुधाकर चट्टोपाध्याय, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वैश्य वर्ण से उत्पत्ति अलतेकर, अयंगर, मिरासी, आरएस शर्मा और शूद्र वर्ण से उत्पत्ति केपी जायसवाल। बंगाल का निवासी माना एलन, डीसी गांगुली और मजूमदार। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का इनका संबंध माना है रामचंद्र गोयल, जो जोधपुर के निवासी हैं, राजस्थान के। और मगध का निवासी माना है इनको वायु पुराण और विष्णु पुराण में। गुप्तकालीन जानकारी के स्रोत, गुप्तकालीन जानकारी के स्रोत, गुप्तकालीन जानकारी के स्रोत की बात करते हैं। इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। एक इसमें पुरातात्विक स्रोत हैं जो खुदाई में निकले हैं, अभिलेख आदि, पुरातात्विक स्रोत। और एक है विदेशी यात्री, विदेशी यात्री। इसमें हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में एक तो नाटक आएगा विशाखा दत्त का, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त की जानकारी दे रहा है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त की जानकारी दे रहा है। इसके अलावा विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी काग्निमित्रम,
मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये कालिदास के हैं। मेघदूतम ये रचनाएं हमें गुप्त काल की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा शूद्रक का मृच्छकटिकम ये गुप्तकालीन है। इसके अलावा कामसूत्र जो है ये वात्स्यायन का है। वात्स्यायन ये हमें गुप्त काल की जानकारी दे रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम बात करें तो इसमें एक तो आता है प्रयाग प्रशस्ति, और एक आता है इसमें बेतरी स्तंभलेख। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये प्रारंभिक गुप्तकालीन शासकों की जानकारी दे रहा है। प्रारंभिक गुप्तकालीन शासकों की जानकारी दे रहा है। प्रयाग प्रशस्ति से संबंध है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है इसमें। और इसके रचनाकार की हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार जो हैं वो हरिसेन हैं। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसमें प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। बेतरी स्तंभलेख जो है ये स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त, इसमें हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? हूण आक्रमण की जानकारी हमें बेतरी स्तंभलेख से मिलती है। इसका संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से है। विदेशी यात्री जो हमें गुप्त काल की जानकारी दे रहे हैं उसमें पहले नाम फाहियान का आता है, एक तो फाहियान का, और एक नाम आता है हावेनसांग का। हावेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? गुप्तकालीन जानकारी के स्रोत पढ़ रहे हैं। इसमें साहित्यिक स्रोत की बात करें तो विशाखा दत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। ये किसकी जानकारी दे रहा है? गुप्तकालीन शासकों में रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी दे रहा है। विक्रमोर्वशीय जो है ये कालिदास की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभवम, मेघदूतम, ये भी हमें गुप्तकालीन जानकारी दे रही हैं। शूद्रक का मृच्छकटिकम है। कामसूत्र वात्स्यायन का है। ये भी हमें गुप्तकालीन जानकारी दे रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये समुद्रगुप्त की है प्रयाग प्रशस्ति। इसके रचनाकार जो है वो कौन है? हरिसेन है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। और प्रारंभिक गुप्तकालीन शासकों का उल्लेख भी मिलता है। कहाँ पे? प्रयाग प्रशस्ति में। बेतरी स्तंभलेख जो है ये स्कंदगुप्त का है। हूण आक्रमण की जानकारी हमें देता है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन शासकों की। गुप्तकालीन शासक जो हैं इनमें देखिए सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त के कार्यकाल की हम बात करें तो इसका कार्यकाल है 275 से 300 ईस्वी। श्रीगुप्त के बाद में अपन चर्चा करेंगे घटोत्कच के। घटोत्कच के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है 300 ईस्वी से 319 ईस्वी। इसके बाद में घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। किसका नाम आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आएगा। अब चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल जो है वो 319 से 335 ईस्वी है। 319 से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के कार्यकाल की बात करें तो 335 से 375 इसका कार्यकाल आता है। बीच में एक नाम रामगुप्त का भी आता है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध शासक नहीं है रामगुप्त, उसकी एक दो बातें आती हैं। समुद्रगुप्त के बाद में
अगला जो महत्वपूर्ण शासक है उसमें नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के नाम से भी इसे गुप्त काल में जाना गया है। 375 से 415 तक इसका शासनकाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त का नाम आता है, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम में कार्यकाल की बात करें तो 415 से 455 है। और उसके बाद में बात करेंगे स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त का कार्यकाल जो है वो 455 से 467 माना जाता है। तो ये हम गुप्तकालीन शासकों की बात कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार प्राचीन इतिहास में गुप्त काल पढ़ रहे हैं, शायद वो बोर हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई हंसी मजाक की बात हम कर नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसी को कंठस्थ करना ही हमारा उद्देश्य होता है। और ज़्यादा इंटरेस्ट जब आप नौकरी लगोगे उसके बाद ही आएगा, क्योंकि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे अपने कंटेंट की बात करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे गुप्तकालीन शासकों के बारे में अपन जानकारी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन आपके पेपर से लेवल से रिलेटेड जो मोटी मोटी बातें हैं उनका इंट्रोडक्शन परिचय है यहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद में इनको विस्तार पूर्वक गहराई से पढ़ेंगे। तो आज इनकी हम केवल परिचय की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि गुप्त कालीन या गुप्त वंश का संस्थापक का नाम बताइए, आपसे पूछा जाएगा। तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है? श्री गुप्त को माना गया है। अब एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि ये गुप्तकालीन शासक जो थे ये सामंत थे। और सामंत किसके थे? कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। सामंत क्या होता है कि शुरू ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सामंत क्या होता है? तो सामंत किसको कहा गया है ये ध्यान रखना है कि पहले क्या था कि एक तो प्रशासन का जिम्मेदारी, शासक के नीचे प्रशासन की जिम्मेदारी, एक राजस्व इकट्ठा करने की, क्योंकि राज्य किससे चलेगा? राजस्व से चलेगा, कर से चलेगा, टैक्स से चलेगा। वर्तमान में देश किससे चल रहा है? जो हम टैक्स दे रहे हैं उसी से चल रहा है। सरकार की इनकम क्या है? टैक्स की इनकम है। तो उस समय राजा को इनकम कैसी है? यही टैक्स की इनकम है, राजस्व जिसको हम बोल सकते हैं। तो प्रशासन और राजस्व विभाग का एक मुखिया बनाया होता था, जो ये राजा का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति होता था, उसको सामंत कहा गया है। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कोई शासक है, कोई राजा है, उसके बाद उसकी संतान शासक बनती है, उसके बाद उसकी संतान शासक बनती है। तो कोई अयोग्य संतान आ गई, मान लीजिए अयोग्य संतान आ गई, तो यहाँ पे सामंत जो है वो अपने आप को उसके स्थान पे शासक घोषित कर देता है, क्योंकि उसे सारी जानकारी है प्रशासनिक राजस्व की, उसे नॉलेज है, वो राजा बन जाता है, राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से काफ़ी सामंत ऐसे हुए हैं जो जिन कमज़ोर शासक आए हैं आगे इतिहास में, उनको हटा करके खुद क्या बन गए? शासक बन गए हैं। तो ये किनके सामंत थे? ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत हैं कौन? गुप्तकालीन शासक। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किस काल में चली हैं? स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले कुषाण काल में चली हैं। श्री गुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक है और ये महाराज की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे? महाराज की उपाधि धारण करते थे। अब अगली बात आती है श्री गुप्त का उत्तराधिकारी। ये पूछा जाएगा श्री गुप्त का उत्तराधिकारी का नाम बताइए। तो आपको बताना है श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच है। यहाँ भी कोई खास और क्वेश्चन नहीं बनता इतना। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मेन उनके बारे में देखिए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बताइए तो किसका नाम आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम का। फिर इसने गुप्त संवत चलाया है। क्या चलाया है?
गुप्त संवत की स्थापना की है 319 ईस्वी में। 319-20 ईस्वी में गुप्त वंश चलाया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया है किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी राजकुमारी के नाम से और राजा रानी के प्रकार के सिक्के चलाए इसने, स्वर्ण मुद्राएं चलाई हैं, स्वर्ण मुद्राएं, राजा रानी प्रकार के, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। पहली बार स्वर्ण मुद्राएं किस काल में चली हैं? कुषाण काल में चली हैं, ये ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहाँ पे महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी? उसका कारण ये है कि भारत में ये शासन जो प्रारंभ हो रहा था तो इसमें काफ़ी ऐसे क्षेत्र थे। ये वाला जो क्षेत्र है उस समय, ये वाला इधर, ये आर्यावर्त है। क्या है? आर्यावर्त है। ये यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिणावर्त है। और ये वाला जो क्षेत्र है इधर वाला ये दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह वाला क्षेत्र है। और ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साम्राज्य स्थापित था। सभी राजाओं में अपने आप को ऊंचा दर्जा देना, अपने आप को अलग एक तरह से विशेष स्पेसिफिक खास प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। गुप्तकालीन शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम आपसे पूछा जाए तो किसका नाम आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आएगा। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ये बातें ध्यान रखनी है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है और गुप्त संवत चला है 319 ईस्वी में। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया है। स्वर्ण मुद्राएं चलाई हैं, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए हैं। लिच्छवे जिन पे लिखवाया गया नाम लिच्छवे, ये नाम लिखवाया गया था। और महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की है। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना है। बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त जो है ये भारतीय इतिहास में गुप्त काल में सबसे शक्तिशाली शासक हैं। गुप्तकालीन सबसे शक्तिशाली शासक। आपसे ऐसा पूछे गुप्तों में पहला शक्तिशाली शासक कौन है? तो पहला गुप्तों में शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। पहला शक्तिशाली, क्योंकि स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। गुप्तों में सबसे शक्तिशाली पूछे तो किसका नाम आएगा? समुद्रगुप्त का नाम आएगा। सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ इसके काल में। सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ है किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के काल में। इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया है। विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। विसेंट स्मिथ जो है, विसेंट स्मिथ, इसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन, क्योंकि सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार किसने किया है गुप्त काल में? समुद्रगुप्त ने किया है। सबसे शक्तिशाली है गुप्तकालीन शासकों में। इसके अलावा इसकी एक रचना है, आपने देखा है, प्रयाग प्रशस्ति जो है इसी के काल में लिखी गई है। प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन है। हरिसेन इसका दरबारी कवि है। किसका? समुद्रगुप्त का। और प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई हैं। गुप्तकालीन शासकों की राजकीय भाषा क्या है? संस्कृत है। तो समुद्रगुप्त में काफ़ी 6 मुद्राएं भी चलाई गई थी जिनको विस्तार से अलग से पढ़ेंगे। 6 प्रकार की मुद्राएं इसने चलाई हैं। 6 प्रकार की मुद्राएं किसने? समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई हैं। बात चंद्रगुप्त द्वितीय की करें तो समुद्रगुप्त के काल बाद में
रामगुप्त शासक बनता है। कौन बनता है? रामगुप्त। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था और रामगुप्त की हत्या करके इसका जो भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है, जो कौन सी उपाधि धारण करता है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसी के शासन काल में फायान भारत में आए हैं। फायान, फायान किसके शासन काल में भारत आया? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए हैं। रामगुप्त के बाद में शासक बना है कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत में आए हैं और इसके दरबार में प्रसिद्ध 9 विद्वान रहते थे। प्रसिद्ध 9 विद्वान मुगल काल में तो अकबर के दरबार में थे जिनको नवरत्न कहा गया है, और गुप्त काल में बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। कुमारगुप्त प्रथम जो है इसके शासन काल में नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना हुई है। नालंदा बौद्ध विहार, आपसे पूछे कि नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्तकालीन शासक के शासन काल में हुई है, तो कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में हुई है। स्कंदगुप्त जो है इसने हुणों पर विजय प्राप्त की है। हुणों पर विजय प्राप्त की है। हुणों पर विजय प्राप्त करने वाला पहला गुप्तकालीन शासक कौन है? स्कंदगुप्त है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बेतरी स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है। बेतरी स्तंभ लेख से। तो ये हमने कुछ गुप्तकालीन शासकों के बारे में आज परिचय पढ़ा है। अगली क्लास में 1 बाय 1 इन शासकों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।